डेमोक्रेसी में अपने पद पर रखकर मैं अपने परिवार का, अपने बृहद परिवार में आप ले सकते हैं ममेरा, फुफेरा, चचेरा, भाई, दोस्त, इनके बारे में मैं सोच सकता हूँ, उनका कुछ भलाई कर सकता हूँ। लेकिन जहाँ समाज की बात होती है, जहाँ 135 करोड़ आबादी की बात होती है, लगभग 80 करोड़ किसान की बात होगी, बेरोजगार की बात होगी, बिहार से पलायन की बात होगी, इन सारी समस्या का समाधान नौकरी में रहकर आप चाहे जितने बड़े पद पर हो संभव नहीं है। तो शुरू से मेरी इच्छा रही थी मैं अपने समाज का ऋण चुकाऊं, और आज वो सही समय था, मैं सही समय का इंतज़ार ही कर रहा था। मेरी नौकरी को अभी भी 7 साल बाकी था। ये 21 मार्च को मैंने विधिवत रूप से डिपार्टमेंट से छुट्टी हमें मिल गई। इतने बड़े काम के लिए आप अगर समाज की बात सोच रहे हैं, 80 करोड़ किसान जो आप निश्चित रूप से कहेंगे उनकी स्थिति बहुत ही दयनीय है। आप एक 5 एकड़ जमीन जिस किसान के पास है उनकी आर्थिक स्थिति देखें, और एक चाय वाला दुकानदार है, लिट्टी चोखा वाला दुकानदार है, एक छोटा मनिहारा का दुकान करता है, एक किराना का दुकान करता है, उसकी स्थिति 5 एकड़ वाले किसान से अच्छी है। एक परिवार में, किसान के परिवार में सभी लोग, घर के बच्चे बड़े, सभी लोग खेतों में काम करते हैं। और अपने ज़िला में विशेष करके उत्तरी बिहार में तीनों मौसम आता है। कड़ाके की ठंड पड़ती है जहां 2-3 डिग्री तक तापमान चला जाता है, वर्षा भी लगभग 4-5 महीना जम के होती है, और गर्मी भी 40-42 डिग्री। ऐसे मौसम में भी हमारे किसान, बच्चे, सभी किसान वाली काम में, खेती वाले काम में लगे रहते हैं। सुबह 4 बजे कड़ाके की ठंड में उठ करके खेत में पानी पटाते हैं। 42-45 डिग्री की धूप में खेतों में काम करते हैं। वर्षा के मौसम में धान का रोपाई करते हैं, और उनकी स्थिति ये है, आज उसे अगर खाना मिलता है तो कपड़ा नहीं, बच्चे की पढ़ाई होती है। शिक्षा की व्यवस्था, सरकारी व्यवस्था इतनी दयनीय है, जो आप बच्चे को अगर सरकारी स्कूल में पढ़ाते हैं, बड़ा मुश्किल होता है वो कोई पद ग्रहण कर ले, कुछ कर ले। और प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना या फिर सरकारी स्कूल के बाद कोटा भेज करके पढ़ाना कितना मुश्किल काम है, ये किसी से छुपा नहीं। जिंदगी भर की गाढ़ी कमाई को जो मध्यम वर्ग के किसान हैं, वो बच्चे को पढ़ने में, पढ़ाने में लगाएंगे। एक महीने में अगर आप बच्चे को कोटा भेजें तो कम से कम ट्यूशन फी आपको 15,000 रुपया महीना लगभग पड़ जाएगा। 12-13 हज़ार रुपया और खर्च पड़ जाएगा खाने का, रहने का। तो लगभग कम से कम 25,000 रुपये आप अपने बच्चे के लिए खर्च करते हैं अगर वो बाहर की पढ़ाई पढ़ने जाता है, 10वीं 12वीं पास करके स्कूल में, सरकारी स्कूल में। स्थिति ये होती है, उसमें 1% बच्चे भी वहाँ से सफल नहीं हो पाते हैं, कम्पीट नहीं कर पाते हैं, जबकि किसान को एक महीने के लिए 50-50 मन अनाज को बेच करके उनका खर्च देना पड़ता है। अब आप समझ सकते हैं तो हमारे यहाँ शिक्षा की क्या व्यवस्था, सरकारी व्यवस्था है, और किसान की क्या अवस्था है। अपने क्षेत्र में विशेष करके बिहार में लगभग 70% से ज़्यादा आबादी किसान है और खेती पर निर्भर है, और उनकी स्थिति दयनीय है। कौन उसके समस्या को देखेगा? यही सब बातें मेरे दिमाग में, जहन में थी। इसके लिए किसी न किसी को तो आना ही पड़ेगा। हमारे नेता आते हैं, 2 मुख्य पार्टियां हैं, और उसी
दो मुख्य पार्टियों के कैंडिडेट्स को एक का चयन करना पड़ता है। हमारे पास ज़्यादा विकल्प नहीं होता। पढ़े लिखे लोग राजनीति में आना नहीं चाहते हैं क्योंकि ये बड़ा संघर्षपूर्ण जीवन है और इसमें सफलता भी मिलना इतना आसान नहीं है। दूसरी बात मैं बताऊं, क्या ये केवल समस्या ही है या इसका कोई समाधान भी है? मैं मानता हूं निश्चित रूप से समाधान है। अब आप ये बताएं, पिछले 2-3 वर्षों में खाद की बड़ी किल्लत हमारे यहाँ हुई, पूरे बिहार में हुई, विशेष करके अपने इलाके में, सीमावर्ती नेपाल से सटा हुआ अपना सुपौल जिला है, खाद की बड़ी किल्लत हुई। कारण अगर पूछें, अधिकतर आधा से ज़्यादा खाद जो अलॉट होता है अपने बगल के देश नेपाल में ब्लैक में वहाँ चला जाता है। क्या इसको रोका नहीं जा सकता है या प्रशासन को इसकी जानकारी नहीं है? मैं मानता हूँ बिल्कुल है। हमारे नेता ने, जो यहाँ के प्रतिनिधि हैं, क्या कभी इस विषय पर अपनी बात को जिस मंच पर रखना चाहिए रखा है? देश की प्रहरी में जो हमारा सीमा लगा हुआ है आपको नेपाल से, एसएसबी तैनात है और काफ़ी बड़ी संख्या में तैनात है। क्या किसी नेता ने एसएसबी के बड़े पदाधिकारी को पत्र लिखा, उनसे मिला है और उनको बताया है जो आपके क्या बिना उनकी मर्जी का नेपाल में यहाँ से खाद चला जाता है? नहीं होता। निश्चित रूप से उनसे मिलना चाहिए, मीटिंग रखनी चाहिए, उनको बताना चाहिए जो आप पूरे बॉर्डर पर प्रहरी दें और एक बोरा भी खाद। क्या लगता है हमारे किसान को खाद नहीं मिलता? फसल की पैदावार कम होती? नहीं। तो यहाँ मैं मानता हूँ जो हमारे जनप्रतिनिधि चुने जाते हैं, एक बार चुने जाने के बाद उनको जनता की चिंता नहीं है। दूसरी सबसे बड़ी समस्या हमारे यहाँ पलायन की। हम लोग बिहार हैं, बाहर जाकर के बिहारी कहने में गर्व होता है। गर्व नहीं, आप ये समझिए, बिहारी होना ही अब सुकून की बात होती है। लोग तिरस्कार की दृष्टि से देखते हैं। आप भारत के किसी शहर में चले जाएं, आप पाएंगे जो मकान में काम करने वाला आदमी, चाहे वो ईंटा जोड़ने वाला हो, पीओपी वाला काम हो, कोई प्लास्टर कर रहा है, मतलब छोटा जितना अनस्किल्ड काम है, सारे बिहार के लोग मिल जाएंगे। जितने कुल्ली हैं, आप भारत के किसी शहर में चले जाएं, कुल्ली आपको बिहार के मिल जाएंगे। रिक्शा चलाने वाले, अब तो सिटी रिक्शा आ गया है, टेम्पू चलाने वाले, कार चलाने वाले, ड्राइवर जो हैं, वो सारे आपको बिहार के दिल्ली में भी मिल जाएंगे। सर, क्या लग रहा है कि आपको जो है सुपौल लोकसभा में जो है, जो बड़े बड़े दिग्गज है चुनावी मैदान में, वहाँ पे आप अपना स्थान बना पाएंगे? मैं जनता पर भरोसा रखता हूँ। मैं जनता के बीच में जाऊँगा, उनकी समस्या से का समाधान के लिए मैं उपाय उन्हें बताऊँगा। निश्चित रूप से मेरा प्लान है, मैं तुरंत ही आज से अभियान शुरू हो चुका है। जितने भी पदाधिकारी हैं, चाहे प्रशासन में हैं, एसपी हैं, डीएसपी हैं, जितने भी थाना है, सबसे मैं संपर्क करूंगा। उन्हें बताऊंगा आप संवेदनशील होइए जनता के प्रति। जनता आपको उस निगाह से देखती है, आप जनता के रक्षक हैं। उनकी बात को सुनिए, समझिए और उचित फैसला लीजिए। निराकरण कीजिए। सर, आप अपने पद को परित्याग करके समाज सेवा में उतरे हैं, तो कैसा लोगों का कैसा रिस्पांस मिल रहा है? मैं मानता हूँ ये जन सैलाब मेरे साथ है और जब मैंने थोड़ी सी इच्छा जाहिर की थी, हमें लगता है लाखों की संख्या में लोग जन सैलाब की तरह सड़क पर आ जाएंगे। हजारों लोग हमें डेली फ़ोन करते हैं, बताते हैं आप कब आ रहे हैं, क्योंकि ये रेजिग्नेशन की प्रक्रिया 3 महीने पहले ही शुरू हो चुकी थी और उसमें कम से कम 3 महीने का नोटिस देना पड़ता है। मैंने 28 दिसंबर को त्यागपत्र दे दिया था, जो महामहिम राष्ट्रपति से स्वीकृत होती है और ये पूरे प्रक्रिया में लगभग 3 महीना कम से कम लगता है, जो 31 मार्च 2023 को समाप्त हो चुका और विधिवत मेरी विदाई। दीजिए
भारतीय किसी राजनीतिक पार्टी से आपकी तालमेल हुई है बात? अभी तक मैं किसी राजनीतिक पार्टी का सदस्य नहीं हूँ। निश्चित रूप से मैं अगर पुराने ज़माने की बात लूँ, मैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, सुभाष चंद्र बोस, इनको मैं अपना आदर्श मानता हूँ। लाल बहादुर शास्त्री, और वर्तमान समय में मैं मोदी जी के कार्यकलाप से, उनके राष्ट्रीयता की भावना से, उनके गरीबों के प्रति जो नई नई योजना लाते हैं, उनसे मैं काफ़ी प्रभावित हूँ। अमित शाह जी, जो उन्हें लोग चाणक्य बोलते हैं, उनकी रणनीति का मैं कायल हूँ। और मैं अगर बिहार की बात लूँ तो माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी से मैं बहुत प्रभावित हूँ। उनके त्याग से मैं प्रभावित हूँ, और मुझे लग रहा है उन्हें जो सम्मान मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाया। इससे प्रतीत हो रहा है सर आप बीजेपी ज्वाइन कर रहे मैं हैं। सम्राट चौधरी, नित्यानंद राय जी, जो बिहार के बीजेपी के हैं, उन लोगों से भी संपर्क में हूँ। उन लोगों की बात सर, सुपौल लोकसभा की जनता अगर बैजनाथ प्रसाद मेहता जी को अगर मौका देती है, पहली प्राथमिकता क्या होगी बैजनाथ प्रसाद मेहता जी की? पहली प्राथमिकता होगी किसान की दशा को कैसे सुधारा जाए। दूसरी हमारी है जो शिक्षा के स्तर को कैसे सुधार किया जाए। इसमें हमारे पास केवल समस्या ही नहीं है, समस्या का निराकरण भी है, और उससे दो तरह की समस्या का निराकरण होगा। पहली होगी जो शिक्षा का स्तर सुधरेगा और लोगों की गाढ़ी कमाई जो बाहर जाकर के खर्च करते हैं बच्चों की पढ़ाई में, वो कम जाएगी। और तीसरा होगा, एक ही काम से तीन समस्या का समाधान हो जाएगा, पलायन की समस्या हो जाएगी। उपाय क्या है मैं बता रहा हूँ। प्रत्येक प्रखंड पंचायत में कम से कम एक उच्च विद्यालय है। मैं मानता हूँ अगर उस उच्च विद्यालय में 2-4 और कमरे बढ़ा दिया जाए, हॉल बढ़ा दिया जाए, और वहाँ तकनीकी शिक्षा की व्यवस्था की जाए, मैं ITI की बात कर रहा हूँ, उसकी ट्रेनिंग दे दी जाए, तो प्रत्येक पंचायत से कम 200 लड़कों को, 200 बच्चों को रोजगार मिलेगा, और वो स्किल्ड हो जाएंगे केवल 1 साल 2 साल की पढ़ाई से। और जो अभी 10,000 12,000 के लिए बाहर में मतलब खाना बदोश की ज़िंदगी बिताते हैं, सम्मानपूर्वक ज़िंदगी नहीं बिताते हैं, वो 25-30 हज़ार रुपया की कमाई करेंगे। उससे राज्य सरकार को भी आमदनी होगी, लोगों की आमदनी भी बढ़ेगी, और उनका स्तर भी सुधरेगा। अंत में आज के इस प्रेस वार्ता कार्यक्रम के माध्यम से सुपौल लोकसभा की जनताओं को क्या कुछ कहना चाहिए? मैं कहना चाहूँगा, आप अपना प्यार दें, मैं आपकी समस्या का समाधान करूँगा। और जो 3 प्रमुख समस्याएं हैं, पलायन की समस्या, किसान की समस्या, बेरोजगारी की समस्या, इनका मैं निराकरण करूँगा। एक और मुख्य बिंदु पर मैं बात आज करना चाहूँगा। हमारे यहाँ 2008 में भीषण बाढ़ आई थी, जो हमें लगता है पूरे दुनिया में इतनी बड़ी त्रासदी नहीं हुई होगी। सैकड़ों लोग मारे गए, जो रिकॉर्ड में है, लेकिन ये संख्या हजारों में हो सकती है। और लगभग 3 जिला इससे ज़्यादा प्रभावित हुआ, सुपौल, अररिया, दरभंगा, झंझारपुर, ये सब जिला काफ़ी प्रभावित हुआ। और लाखों हेक्टेयर ज़मीन में 5-5 फीट 8-8 फीट बालू भर गया, कहीं 10 फीट गड्ढा हो गया, जहाँ नदी नहीं थी वहाँ नदी बन गई। और उस बालू को अगर लोग ढोने जाते हैं, निकालते हैं अपने खेतों से, तो प्रशासन आ जाती है, ट्रैक्टर उनका जब्त हो जाता है। और इस बात को जो कंसर्न अथॉरिटी है उनको बताने वाले कोई नहीं है। आप एक थानेदार को क्या कहेंगे? थानेदार को बात कहने से बात बनेगी क्या? ये विधानसभा में उठाने की बात है, मुख्यमंत्री के नोटिस में जानी चाहिए बात, खनन विभाग को जानी चाहिए। और मेरा एक अनुरोध है, मैं मुख्यमंत्री जी को भी आपके माध्यम से संदेश पहुंचाना चाहता हूं कि कम से कम इस 2-3 जिले में जो बालू भरा हुआ ज़मीन में, उसके कटाई पर कोई पाबंदी ना हो। अगर कुछ नियम बनाना पड़े खनन विभाग में, खनन विभाग के माध्यम से वहाँ इनको छूट मिले। और जो खेतों में बालू भरा हुआ है, जो ज़मीन उपजाऊ ज़मीन थी अब वो बेकार पड़ी हुई है, बंजर पड़ी हुई है, अगर
बालू को निकालते हैं उसके लिए कोई प्रतिबंध ना हो, और इसमें जो कानून बनाना पड़े, नियम बनाना पड़े, खनन विभाग से बात करनी पड़ी, वो बात करें। जी, जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी शोभा बढ़ाई, मेरा सम्मान बढ़ाया। मंच पर आसीन कमलपुर के मुखिया जी प्रकाश बाबू, राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित परम आदरणीय रामविलास मेहता जी, मेरे परम मित्र पूर्व मुखिया अर्जुन मेहता जी, सुपौल जिला के कुशवाहा महासंघ के अध्यक्ष मेरे परम आदरणीय श्रद्धेय रामलखन बाबू, बिहार के किसान के गौरव और कई सम्मान से सम्मानित किसान भूषण भिखारी मेहता जी, मंच पर आसीन युवा दिनों की धड़कन रामचंद्र मेहता जी और सभा में उपस्थित कई लोग हैं, सभी जाने पहचाने चेहरे हैं। मैं कुछ नाम बोलता हूँ। नारायण मेहता जी हैं, बगल में हमारे परम मित्र मनोज जी हैं, मनोज मेहता जी, और पीछे विदुर मामा जी दिख रहे हैं, पप्पू जी हैं, पिंटू बाबू भी दिख रहे हैं, सामने नहीं आ रहे। मेरे युवा साथी मुकेश जी, शालिग्राम बाबू, पूर्व जिला परिषद सदस्य अरुण मेहता जी, पप्पू मेहता, ठीक शंभू भगत को बोल शंभू भगत जी, काला गोविंदपुर। जो बच गए हैं उन महानुभाव से भी आग्रह है कि बारी बारी आगे कामयाब कर लें। अजय कुमार मेहता उप मुखिया जी से निवेदन है कि आप आए। अनमोल कुमार मेहता जी, अनमोल कुमार मेहता जी, श्रवण कुमार मेहता जी, परसागढ़ी, आप लोगों से निवेदन है कि आप आए। और माल्यार्पण आरसी जी पत्रकार आज तक, आपसे निवेदन है कि आए और माल्यार्पण करें। कमल राम जी, आपसे भी निवेदन है कि आए और माल्यार्पण करें। हाँ बोले। तेज नारायण मेहता जी टकमाला, आप मेरी आवाज को सुन रहे हैं तो आप आए और माल्यार्पण करें। तो भोलेश मेहता कुनौली, आपसे भी निवेदन है कि आप आए और माल्यार्पण करें। वेदानंद मेहता, सामूहिक निवेदन होगा, सामूहिक निवेदन होगा कि आप आए। सूरज एक साथ चले आइए। निवेदन है कि आगे और फूल माला से स्वागत करें। सर आपसे भी निवेदन है कि आगे और फूल माला से श्रीमान का स्वागत करें। सामूहिक निवेदन होगा।